शेयर मार्केट का जगत में जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, यानी कि आईपीओ अलॉटमेंट होने वाला है, तब से हमको सुनाई देता है कि किसी-किसी इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर भी चुका है, जो कि एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। और जब अलॉटमेंट का डेट आएगा, तब से लेके रिटेल कोटा के लिए कुछ शेयर रिजर्व रहते हैं, क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम शेयर रिजर्व रहते हैं, एनआईएस के लिए कुछ मीडियम साइज़ का शेयर रिजर्व रहते हैं। तो आखिर ये रिटेल, क्यूआईबी और एनआईएस होता क्या है? तो आज का वीडियो में बस इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों का पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। सो डोंट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं हूँ रजत और आप सभी को स्वागत करते हैं स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि RIIS यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं, NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ और एक टॉपिक में भी हम जानेंगे जो कि एंकर इन्वेस्टर्स, जिसका चर्चा IPO के आने के पहले से स्टार्ट हो जाता है। एंकर इन्वेस्टर्स ने उस IPO में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, तो उस एंकर IPO के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इस सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के पहले हम आप लोगों के लिए एक बात बोल देना चाहता हूँ। जैसे कि किसी अनजान जगह को ढूंढने के लिए हम पहले क्या करते हैं, मैप ढूंढते हैं, मैप को जूम आउट करके फिर हम ढूंढते हैं कि कौन सा कंट्री कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं। फिर जाके उस पर्टिकुलर एरिया को हम जूम करते हैं, फिर जाके उस एरिया का डिटेल या रूट वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो सेम तरह के हम इस नॉलेज का, आज का जो सेशन है, इस सेशन का जो नॉलेज है उसे हम जूम आउट करके शॉर्ट फॉर्म में हम पहले समझेंगे, फिर जाके इसको डेप्थ में जाएंगे और अच्छे से समझेंगे, मास्टर्स करेंगे पूरी, ताकि हमारा जो नॉलेज है पूरी तरह से आसान तरीके से गेन हो पाए। अगर हम आज का टॉपिक को इन शॉर्ट डिस्क्राइब करें, तो जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर मार्केट या अदर सेक्टर में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोगों को पहले सेबी से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है, कुछ लोगों को सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड, जब किसी AMC कंपनी ने किसी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पहले क्या करेगा, सेबी को बोलेगा कि मैं इस नाम का एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहता हूँ और इसी म्यूचुअल फंड के थ्रू से जो भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो वो पैसा सिर्फ इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है मुझे। तो ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट करेगा और सेबी इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेट भी दे देगा, मतलब लाइसेंस वगैरह या सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ ठीक है, चलो आपको परमिशन मिल गया म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का। तो ये हो गया सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड, मतलब इंस्टीट्यूशन। और इन्हीं में से कुछ लोगों को सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि हम और आप लोग, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते रहते हैं या अदर सेक्टर में ऐसे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है। उन लोगों के लिए सिर्फ एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट होने से काम चल जाता है। इन्हीं में से जिन लोगों का सर्टिफिकेट होता है, तो उन लोगों को कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और जिन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होता है उन लोगों को कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो इन्हीं में से जो लोग लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक ही सेक्टर में, तो उन लोगों को कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर्स। और रिमेनिंग जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन कोटा में, तो उन लोगों को कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो सिमिलरली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। इनमें से जो लोग किसी सेक्टर में 2 लाख से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को कहा जाता है RIIS यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और रिमेनिंग जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को HNI यानी कि हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स कहा जाता है।
अब आप लोगों का दिमाग में एक डाउट ज़रूर आता होगा कि मेरा डीमैट अकाउंट में तो 2 लाख से ज़्यादा पैसा है और हर दिन मैं 2-3 कंपनी को मिला के इस 2 लाख से ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट कर ही लेता हूँ। तो मैं क्या RIIS में बिलोंग करता हूँ या HNI में बिलोंग करता हूँ? तो इस डाउट के लिए हमको पहले इस सारी डेफिनेशन को डेप्थ या इन डिटेल में डिस्क्राइब करना ज़रूरी होगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ये डाउट है वो पूरी क्लियर हो जाएगा। अब पहले जान लेते हैं सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूशन होता है यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIB। तो इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। तो सेबी ने जो डेफिनेशन दिया, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी डिफाइंड ए QIB एज the institutional investors that possess the necessary expertise plus the financial background to carefully evaluate and strategically invest in capital market। मतलब सेबी जो डेफिनेशन दिया इसमें कहा गया कि जो इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन सेबी से सर्टिफाइड होगा और वो केयरफुली पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा को गंवाने का डर कम रहेगा, तो उन्हीं इन्वेस्टर्स को मतलब इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहा जाएगा। अब जान लेते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का अंदर कौन कौन आता है। तो सेबी का जो लिस्ट आया है, इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 2.2.2B5 ऑफ द DIP यानी कि डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के मुताबिक जो लिस्ट आया व्हिच आर फॉर्मुलेटेड इन 2000 एंड amended सेबी डिजाइंड द फॉलोइंग एज QIB। मतलब इस लिस्ट में जो लोग होगा वो लोगों को QIB में माना जाएगा, वो सेबी से क्या ऐसा कहा गया है। सो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर रजिस्टर्ड विद द सेबी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोथ मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल, venture capital funds registered with the SEBI, industrial development corporations of any states, all insurance companies recognized by the IRDAI, any provident fund with minimum corpus of 25 crores, any pension fund with identical minimum corpus, Department of Post Managed Insurance Programs, any public financial institutions must abide by relevant sections of Section 4A of the Companies Acts 1956 and 2013 based the Companies Amendment Act of 2020। सो इस सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो QIB के अंदर आएगा। ये तो हो गया QIB का डेफिनेशन। तो QIB के अंदर तो बहुत सारा पैसा होता है, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर तो बहुत सारा पैसा होता है। तो उन्हीं में से जिस इन्वेस्टर या जिस म्यूचुअल फंड या जो इंस्टीट्यूशन किसी एक सेक्टर में 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उन लोगों को कहा जाएगा एंकर इन्वेस्टर्स। इसका भी डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं जो सेबी से दिया गया है। Introduced in 2019 by SEBI, an anchor investors is qualified institutions buyers who makes an application of a value of at least rupees 10 crores or more in public issue made through book building process। यानी कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स किसी एक सेक्टर में 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा और वो पैसा जो इन्वेस्ट करेगा वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इन्वेस्ट करेगा, तो उन्हीं इन्वेस्टर्स को कहा जाएगा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि एंकर्स बायर्स कहा जाएगा उन लोगों को। एंकर इन्वेस्टर्स का ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होता है, क्योंकि किसी QIB को लगता है कि हाँ आज 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे तो कुछ दिन बाद उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उस अमाउंट को रिड्यूस भी कर देगा, तो इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जिन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उन लोगों के बारे में। तो पहले जान लेते हैं डेफिनेशंस। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स एन इन्वेस्टर्स हु अप्लाइज और बीड फॉर ए सिक्योरिटीज ऑफ और फॉर एनी वैल्यूज इन एनी सेक्टर हु डिड नॉट सर्टिफाइड फ्रॉम सेबी।
यानी कि जो लोग सेबी से सर्टिफाइड नहीं होता है और वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोई भी सिक्योरिटीज़ और एनी सेक्टर में जो कोई भी वैल्यू क्या, तो उन लोगों को कहा जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे भी दो कैटेगरीज का डिवाइड होता है। जो लोग 2 लाख से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को कहा जाएगा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मीन्स एन इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बिड फॉर ए सिक्योरिटीज ऑफ और फॉर ए वैल्यूज ऑफ नॉट मोर देन ₹2 लाख, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उन लोगों को कहा जाएगा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और दूसरी तरफ है हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख से ज़्यादा पैसा कोई भी सेक्टर में एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा तो उन लोगों को कहा जाएगा HNI। सो अब आप लोगों का मन में एक डाउट भी होगा कि मेरा डीमेट अकाउंट में तो 2 लाख से ज़्यादा पैसा है और मैं किसी न किसी कंपनियों को मिला के 2 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर ही लेता हूँ, तो मैं क्या HNI कैटेगरी में बिलोंग कराऊँगा या RII कैटेगरी में बिलोंग करूँगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए 2 शेयर में आप इन्वेस्ट किया है और इनमें से रिलायंस जो सेक्टर है, रिलायंस सेक्टर में आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है स्पेसिफिक रिलायंस में, तो उस स्पेसिफिक रिलायंस सेक्टर के लिए आप HNI कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। और दूसरी तरफ SBI कार्ड हो गया, तो इसमें अगर मान लीजिए कि 2 लाख से कम पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस सेक्टर के लिए आप RII कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। तो ये हो गया सीधी सी बात। सो अब क्वेश्चन आता है कि इस कैटेगरी को डिवाइड क्यों किया गया, तो इसका एक साथ क्यों नहीं रखा गया, सेपरेट क्यों किया गया। तो इसका आंसर आएगा कि डिसिप्लिन के लिए। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का IPO आने वाला है तो इनमें से जो लोग बड़ा इन्वेस्टर होगा तो उन लोगों ने तो पहले IPO खरीद लेगा, तो हम और आप जैसे रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए तो IPO रहेगा ही नहीं, तो हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे उस IPO में। तो इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइन दिया है, तो उसी गाइडलाइन के तौर पे इस कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। तो IPO में कैसे डिसिप्लिन आता है, कैसे उन लोगों ने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जब IPO इशू होता है तो IPO इशू करते वक्त कुछ इन्वेस्टर्स बैंक के थ्रू से IPO को अप्लाई किया जाता है, मतलब IPO को इशू किया जाता है। तो तब इशू के पहले ही उन लोगों का लिस्टिंग हो जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, NII कितने इन्वेस्ट कर पाएगा, QIB कितना इन्वेस्ट कर दिया, मतलब हर एक सेक्टर के लिए डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि मतलब जो सेबी का जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक RII कैटेगरी में नॉट लेस देन 35% ऑफ ऑफर इज़ रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉट लेस देन 15% ऑफ ऑफर इज़ रिजर्व फॉर NII कैटेगरीज एंड 50% ऑफ ऑफर साइज इज़ रिजर्व फॉर QIB, यानी कि QIB जो सेक्टर है उस इन्वेस्टर्स के लिए 50% शेयर रिजर्व रहते हैं, सिर्फ 50% शेयर उस कैटेगरी का इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाएगा और NII कैटेगरी में सिर्फ 15% जो शेयर होगा उस शेयर में इन्वेस्ट कर पाएगा और रिटेल के लिए 35% शेयर रखा जाता है रिजर्व में। अब इस NIIS और QIB का कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो NIIS का प्रोस के बारे में जाने तो NIIS कैन अप्लाई फॉर मोर देन 2 lakhs in an IPO. NIIS need to not have to register with SEBI, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा पैसा IPO में इन्वेस्ट कर पाएगा और उन लोगों को सेबी से रजिस्टर होने का ज़रूरत भी नहीं है। और NIIS कैन विड्रॉ फ्रॉम एन IPO बिफोर द डे ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि NII कैटेगरी से जो लोग IPO में इन्वेस्ट करेगा वो लोग अलॉटमेंट का पहले वो पैसा विड्रॉ कर पाएगा। और कॉन्स के बारे में बात करें, यानी कि NIIS आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइस डिस्काउंट अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि प्राइस डिस्काउंट उन लोगों को नहीं मिलेगा। द रिजर्व एलोकेशन इज लेस 15% when compared to RII 35%. This decreased the chances to allotment in case of ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब शेयर को ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तब उसका अलॉटमेंट मिलने का चांस कम होता है।
अब बात कर लेते हैं QIB का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस के बारे में बात करें तो अनलाइक ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रैकिंग अप इन्वेस्टमेंट्स व्हिच टेक्स टाइम एंड रिक्वायर्स सेबी's अप्रूवल, यानी कि सेबी का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ए QIP कैन सेटल क्विकली समटाइम इन वीक्स टाइम, यानी कि वीक टाइम में कभी भी वो सेटल अप कर लेते हैं, वो भी जल्दी। वीकेंडली मीन्स मंडे से लेके फ्राइडे तक वो कभी भी वो सेटल अप कर सकते हैं, वो भी क्विकली। A competent merchant broker can place a QIB's investment corpus into a distressed firm's coffers and revive it quickly. There is no requirement to hire a team of solicitors, auditors, and bankers to invest. Some overhead are thus reduced. Finally, all qualified institutional buyers can sell off large chunks of stocks and exit at any point of time. This is in sharp contrast with investing in an IPO, where a 1-year lock-in period exists. और कॉन्स के बारे में बात करें तो institutional buyers can own a substantial stake in company. Thanks to IPOs, it may dilute existing shareholders' interests. It may lead to a marked reduction in the right of stakeholders. आशा करता हूँ मैं आप लोगों के साथ ये जो सारी टॉपिक है इसका डेफिनेशन वगैरह या डिस्कशन वगैरह अच्छे से कर दिया होगा, और आप लोगों का जो डाउट था वो पूरी क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर इसी तरह कोई भी डाउट होगा इसी रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आगे जाके जब भी वीडियो आएगा, नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन का तौर पे आप लोगों का मोबाइल में आ जाएगा और तुरंत देख पाएंगे। थैंक यू।